इस टॉपिक में हम पॉजिटिव लेवल ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं लॉजिक सर्किट। इसका सिंबल बनता है इस तरीके से। ट्रुथ टेबल होता है। जब क्लॉक जीरो होता है मतलब फ्लिप फ्लॉप डिसेबल होता है क्लॉक जीरो होने पे, तब इनपुट कुछ भी हो जाए नया आउटपुट पुराने आउटपुट के बराबर होता है। जब क्लॉक वन होता है मतलब फ्लिप फ्लॉप इनेबल होता है, तो डी में इनपुट जीरो दिया जाता है तो आउटपुट जीरो प्राप्त होता है। जब क्लॉक वन होता है, जब डी में इनपुट वन दिया जाता है तो आउटपुट वन प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो हम इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट प्राप्त होता है। अब हम इस ट्रुथ टेबल को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये आता कैसे है। हमने पहले से ये सर्किट बना रखी है डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से, डिफरेंट इनपुट सीक्वेंस के हिसाब से, अलग अलग कंडीशनों के अनुसार डी फ्लिप फ्लॉप बना लिए हैं। और ये लॉजिक सर्किट, सिंबल और ट्रुथ टेबल, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। हम यहाँ नैंड गेट का एक सिंबल बना लेते हैं, उसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। और हम ये देखते हैं कि नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर जीरो होता है तो आउटपुट वन प्राप्त होता है। नैंड गेट का आउटपुट जीरो तभी प्राप्त होता है जब सभी इनपुट वन होती हैं। हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि अगर कोई नैंड गेट है और उसका एक इनपुट अगर जीरो है, बाकी इनपुटों के बारे में पता नहीं है, तो हम y बराबर वन लिख देते हैं, क्योंकि नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो होता है तो आउटपुट वन प्राप्त होता है। यदि नैंड गेट का एक इनपुट अगर वन है, बाकी इनपुटों के बारे में अगर पता नहीं है, तो हम आउटपुट नहीं बता सकते। इसके लिए हमें सभी नैंड गेट के इनपुटों को चेक करना पड़ता है। हम यहाँ एक ट्रुथ टेबल बना लिए हैं नैंड गेट के। जब क्लॉक जीरो होता है तब डी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, नया आउटपुट जो है पिछले आउटपुट के बराबर होता है। इसको चेक करते हैं ज़रा। हम पिछला आउटपुट की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। मान लो कि इस वाले में जीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ वन है, पिछला आउटपुट। यदि क्लॉक जीरो है, डी इनपुट जो है कुछ भी हो सकता है, पिछला आउटपुट हम यहाँ वन मान लेते हैं और यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो मान लेते हैं। और क्लॉक की वैल्यू जीरो और डी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जब इस वाले नैंड गेट और इस वाले नैंड गेट दोनों के लिए जो है इनपुट जीरो है, तो दोनों का आउटपुट जो है वन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट वन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ क्लॉक इनपुट जीरो है तो इस वाले नैंड गेट और इस वाले नैंड गेट दोनों का आउटपुट जो है वन प्राप्त होगा। तो ये जो जीरो है यहाँ से यहाँ आएगा, तो हम जानते हैं कि नैंड गेट का एक भी इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट वन प्राप्त होता है। ये वाली वन यहाँ आएगा, तो जब नैंड गेट के सभी इनपुट वन होती हैं तो आउटपुट जीरो प्राप्त होता है। तो जब क्लॉक जीरो रहता है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं, ये जीरो यहाँ जाएगा और इस वाले नैंड गेट के लिए इनपुट का काम करेगा।
तो हम एक चीज़ जानते हैं कि NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये 1 यहाँ आएगा, तो जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जब क्लॉक 0 रहता है तो D की वैल्यू कुछ भी हो जाए, आउटपुट पिछले वैल्यू के बराबर प्राप्त होती है। नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर होता है। देखो यहाँ 0 1 था तो यहाँ 0 1 प्राप्त हुआ, यहाँ 1 0 था पिछला वैल्यू तो यहाँ 1 0 प्राप्त हुआ। हम इस दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं जिसमें क्लॉक की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 0 होती है। D की वैल्यू 0 और क्लॉक की वैल्यू 1 है। D की वैल्यू 0 और क्लॉक की वैल्यू 1 है। हम इन दोनों सर्किटों में पिछला आउटपुट पहले से ही प्रदर्शित कर रखा है। यहाँ QN की पिछला वैल्यू 0 है और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 है। यहाँ QN की पिछला वैल्यू 1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 यहाँ है। अब ये जो 0 है नॉट गेट के बाद यहाँ 1 हो जाता है। अब इस वाले NAND गेट के लिए एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है। और इस वाले NAND गेट के लिए एक क्लॉक की वैल्यू 1 और दूसरी इनपुट 1 है। तो हम एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखते हैं सभी सर्किटों के लिए कि हम उस NAND गेट का आउटपुट पहले निकालते हैं जिसमें 0 इनपुट हो। इस वाले NAND गेट में एक 0 है, तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। और इस वाले NAND गेट में 2 इनपुट हैं जो दोनों की वैल्यू 1 है। जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। अगर मैं इस 0 को हाइड कर लेता हूँ तो ये वाला 0 जो पिछला आउटपुट है ये वाला 0 यहाँ आएगा और NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होती है। और ये 1 यहाँ जाएगा तो NAND गेट के जब सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब ये दूसरे इनपुट भी इस वाले NAND गेट के लिए उसकी वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ आउटपुट 1 प्राप्त होगा, नया आउटपुट। ये 1 यहाँ जाएगा तो जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अब हम दूसरे सर्किट को चेक करते हैं। इस वाले NAND गेट के लिए एक इनपुट 0 है तो और दूसरी इनपुट ये 1 है, तो NAND गेट के एक भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इस वाले NAND गेट के लिए जो है एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट जो है ये D0 से लेके जब ये नॉट गेट से पास होगा तब यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ इनपुट में 0 है और उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 1 प्राप्त होगा। तब इस वाले NAND गेट के लिए दोनों इनपुट 1 है। जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अब मैं इस 0 को हाइड कर लेता हूँ तो ये पिछला वैल्यू यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 1 प्राप्त होगा। लेकिन इस वाले NAND गेट में जैसे ही ये वाला 0 इनपुट में आएगा तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। कैसे कि हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये वाली 0 जो है 1 के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये 1 यहाँ आएगा जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। अब क्लॉक 1 D0 है, क्लॉक 1 D0 तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि पिछला वैल्यू कुछ भी रहे, नया वैल्यू जो है नया आउटपुट 0 ही प्राप्त होता है। यहाँ 0 था तो भी नया आउटपुट 0 प्राप्त हुआ, यहाँ 1 था तो भी नया आउटपुट 0 ही प्राप्त हुआ। इसलिए जो है क्लॉक 1 D0 होता है तो आउटपुट 0 ही प्राप्त होता है, भले पिछला वैल्यू कुछ भी हो। अब हम तीसरे इनपुट कंडीशन को चेक कर लेते हैं। हम इन दोनों सर्किटों में पहले से पिछला आउटपुट हमने मान के रखा है। यहाँ QN की वैल्यू 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 1 है। यहाँ पिछला आउटपुट 1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 है। तो क्लॉक की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 1 रख लेते हैं। क्लॉक की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 1, क्लॉक की वैल्यू 1 D की वैल्यू 1, यहाँ भी क्लॉक D की वैल्यू 1 और क्लॉक की वैल्यू 1 प्रदर्शित कर लेते हैं। ये 1 इस नॉट गेट से गुजरेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये 1 यहाँ नॉट गेट से गुजरेगा तो यहाँ 0 प्राप्त होगा।
अब इस वाले सर्किट में देखते हैं कि इस वाले NAND गेट के लिए सभी इनपुट 1 हैं, इस वाले NAND गेट के लिए एक इनपुट 1 एक इनपुट 0 है। अब हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर फ्लिप फ्लॉप या लैच NAND गेट से बना हो तो उस वाले NAND गेट का आउटपुट पहले निकालना है जिसका इनपुट 0 हो। तो NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 रहता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अब इस वाले NAND गेट के लिए जब सभी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अगर मैं इस 0 को हाइड कर लेता हूँ तो हम एक देखते हैं कि ये 0 यहाँ आके यहाँ 1 होता है। यहाँ 1 तब तक रहेगा जब तक यहाँ इनपुट में 0 रहेगी, और यहाँ 0 तब तक रहेगा जब इसके आउटपुट में 0 होगा। जैसे ही ये इनपुट इस वाले NAND गेट को प्राप्त होता है उसी समय ये 0 को जो है 1 से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि NAND गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये नया वैल्यू 1 यहाँ आता है जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम इस सर्किट में देखते हैं, इस वाले NAND गेट के लिए दोनों इनपुट 1 है, इस वाले NAND गेट के लिए एक इनपुट 1 है एक इनपुट 0 है, क्योंकि ये D का 1 जो है नॉट गेट से पास हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ 0 प्राप्त होता है। अगर लैच या फ्लिप फ्लॉप NAND गेट से बना हो तो उस NAND गेट का आउटपुट पहले निकालना है जिसके इनपुट में 0 हो। तो NAND गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होती है। जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। अब मैं इस 0 को हाइड कर लेता हूँ तो हम देखते हैं कि ये वाला 0 यहाँ आता है तो आउटपुट में 1 प्राप्त होता है, ये वाला 1 यहाँ आता है तो आउटपुट में 0 प्राप्त होता है। अब NAND गेट में यहाँ भी 0 है, जब NAND गेट का एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। ये वाला 1 यहाँ आता है तो जब NAND गेट के सभी इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। अब इन दोनों सर्किटों में D की वैल्यू भी 1 रखे थे और क्लॉक की वैल्यू भी 1 रखे थे, तो आउटपुट हमेशा 1 ही प्राप्त हुआ है, नया आउटपुट हमेशा 1 ही प्राप्त हुआ है, भले पिछला वैल्यू कुछ भी रहे। इसलिए हम यहाँ क्लॉक 1 D1 तब नया आउटपुट 1 लिखते हैं। हम D फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। जब D इनपुट की वैल्यू 0 होती है तो पिछला वैल्यू कुछ भी हो जाए आउटपुट हमेशा नया वैल्यू 0 प्राप्त होता है, और D इनपुट की वैल्यू जब 1 होती है तो पिछला वैल्यू कुछ भी हो जाए हमेशा नया आउटपुट 1 प्राप्त होती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, जब D की वैल्यू 0 रहती है तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है, D की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट 1 प्राप्त होती है, चाहे पिछला वैल्यू कुछ भी रहे। हम अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ 2 वेरिएबल यूज हुए हैं तो 2 वेरिएबल का के मैप बना लेते हैं। यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं। हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि 1 0 मतलब 2 में आउटपुट 1 है तो 2 में 1 लिख देते हैं, और यहाँ 1 1 मतलब 3 में आउटपुट 1 है तो यहाँ 1 लिख लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। तो Qn + 1 बराबर लिखेंगे, रो तरफ से D कॉमन है और कॉलम की तरफ से कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है Qn + 1 = D आएगा। थैंक यू।